मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, यही गालिब ने इसको कहा था। तो बड़ी खुशी है कि आज नेशनल डायलॉग कमेटी की इस बैठक में कराची, सिंध और पाकिस्तान की जो बड़ी नुमाइंदगी है वो मौजूद है। ये सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ कि हमने पिछले साल जुलाई अगस्त में मेरी खान साहब से आखिरी मुलाकात हुई, इमरान खान साहब से। तो उनसे हमने अर्ज़ ये किया कि देखिए सर, हम मिलिटेंट नहीं हैं, हमको बंदूकें लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, हम तो सियासतदान हैं। और सियासतदान जो है उसका काम यह है कि वो पॉलिटिकल स्पेस पैदा करे, और इस मकसद के लिए अगर आप मुनासिब समझें तो मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, GDA की लीडरशिप और जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक अलायंस बने जो कि फिर गुफ्तगू करे। क्योंकि सच्ची बात यह है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट में और PTI में फासले इतने ज़्यादा हैं कि बराह रास्त बात हो नहीं सकती, और उसके लिए ज़रूरी है कि दरमियान में लोग हों जो ये बात करा सकें। और उसके लिए जो लीडरशिप है, जिसमें चाहे शायद खाकान अब्बासी साहब हों या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, हाफिज नईम साहब हों और दीगर लीडरशिप हो जो कि आए और इस पाकिस्तान के अंदर देखें। हम दोबारा मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हम तो सियासतदान हैं। हमें तो सियासत का अगर इजाज़त होगी, बंदूक जो है वो कनपट्टी से नहीं लगी होगी तो हम सियासत कर सकेंगे, वरना तो हम नहीं कर सकेंगे। वरना तो फिर जो बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वो बाकी जगहों पे भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर वो बंदूक वाले जाने और ये बंदूक वाले जाने। फिर देखिए, मैं और आप तो नहीं ये काम कर सकते। हमें तो बहुत सारे दोस्त हैं जिनको चलानी आती होगी बंदूक, हमें तो चलानी भी नहीं आती। कराची में है तो बहुत सारे दोस्तों को चलानी तो आती ही है ज़ाहिर। तो हमने बहरहाल गुजारिश की कि इसको इस तरह से करें। उसके बाद खान साहब ने कहा अच्छा मुझे सोचने दो। वो सोचने क्या देना था, वो हमारी मुलाकात ही उसके बाद पाबंदी हो गई और कोई बात भी सामने नहीं आई। फिर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले और बैरिस्टर सैफ साहब ने, दुरानी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने, महमूद मौलवी साहब ने, हम लोगों ने ये फैसला किया कि इस मामले के ऊपर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसमें फिर शहजाद वसीम साहब भी हमारे साथ, उन्होंने मेहरबानी की, वसीम ने, ये भी हमारे साथ आ गए, आमिर महमूद कियानी साहब भी आ गए। और इसके साथ हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोस्त जो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 600-700 मिलियन डॉलर लगा चुके हैं, और उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि अगर हम इस डायलॉग प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं तो वो फौरी तौर के ऊपर $2 बिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान में अरेंज करेंगे। वो भी हमारे साथ शामिल हुए और हमने फिर अपनी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका हमने आगाज़ किया, और हम नून लीग के पास भी गए, पीपल्स पार्टी के पास भी गए। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो असल प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमने मसाइल किए हैं, सच्ची बात यह है कि वो इस निज़ाम में इतने बड़े बेनिफिशरी हैं कि उनको कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि हमें कोई इस मसले का हल भी करना है। सच तो ये है कि आज आप देखिए 4 साल हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बने। अभी तो समझ नहीं आ रही कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का आवाम से कोई ताल्लुक रह ही नहीं गया। यानी आप आज ही अंदाज़ा लगाइए कि जिस किस्म के फैसले वो करते हैं, 11 अरब रुपए का जहाज़ ले लिया। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बाकू में एक इजलास की दावत आई तो उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो मेरी भतीजी चली जाती हैं। वो सिर्फ पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो अपना स्पेशल जहाज़ लेके बाकू पहुंच गई। यानी बाकी सूबों का क्या कोई ताल्लुक ही नहीं है। कम से कम एक एक वज़ीर ही ले जाएं बाकियों से। उनके जो फैसले हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, और इस वक्त लग यूँ रहा है कि जरदारी शरीफ फैमिली, उनका जो मकसद है ज़िंदगी का वो सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मरीम नवाज़ को हम आगे ले आएँ, वो वज़ीर आज़म बन जाएँ। इनका मकसद है बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और ज़िंदगी हंसी खुशी इसी तरह गुजरती रहे।